हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये यूट्यूब चैनल लीगल ड्राफ्टिंग सिखाने के पर्पज़ से शुरू किया है क्योंकि ज़्यादातर न्यू लॉ ग्रेजुएट्स को इस ड्राफ्टिंग के काम में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये छोटी सी कोशिश की है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी नए लॉ ग्रेजुएट्स के लिए उपयोगी साबित हो। यदि आपके पास कोई बेहतर सुझाव हो तो मुझे ज़रूर अवगत कराएं। सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भरण पोषण का आवेदन कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे न्यायालय का नाम, जो भी उसका हेडिंग बनता है। जैसे कि इस आवेदन में न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, प्रथम श्रेणी आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश है। इसके बाद में नीचे वाली लाइन में हम इसका प्रकरण क्रमांक लिखने के लिए इस तरह से MJCR नंबर लिखकर थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, ताकि इसके रजिस्टर्ड होने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसको यहाँ पर लिखा जा सके। और स्लैश करके, क्योंकि ये साल 2025 है, इसलिए हम 2025 लिख देंगे। तो ये करने के बाद अगली जो डिटेल इसमें डाली जाती है वो है पक्षकारों के नाम। तो सबसे पहले जिस पक्षकार की तरफ से इस केस को लगाया जा रहा है उसका नाम हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे श्रीमती का जो भी नाम है, और फिर उनके पति का नाम, और फिर उनकी एज। इसके बाद में निवासी लिखते हुए इनका पूरा पता लिखेंगे, तहसील जिला समेत। और उसके बाद में हम इसे डैश डैश करके आवेदिका लिखकर यहीं खत्म कर देंगे। अगर ये पत्नी अकेले की तरफ से लगाया जा रहा है तो इस तरीके से हम सिर्फ पत्नी का डिटेल देंगे। और यदि पत्नी के साथ में बच्चों की तरफ से भी हमें आवेदन देना है तो यहीं पर हम 1, 2, 3 नंबर करके सभी बच्चों का नाम भी जोड़ सकते हैं। और उसके बाद जब हम इसे डैश लगा के आवेदिका लिखेंगे तो एक्चुअली आवेदिका शब्द में हम गण वर्ड जोड़ देंगे, यानी कि आवेदिका गण। उसके बाद में हम लिखेंगे सेंटर में विरुद्ध, और विरुद्ध के बाद अगले पक्षकार का नाम लिखेंगे, जो कि इनके पति होंगे। पति का नाम लिखने के दौरान हमें ध्यान देना है कि पहले पति का नाम, फिर जो उनके पिताजी हैं उनका नाम, और फिर उनकी आयु, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में उनका पता, अगर वो अपने वर्तमान पते पर कहीं और जाकर रह रहे हैं तो फिर उनका वर्तमान पता भी लिखेंगे, और अगर वो अपने स्थायी पते पर ही रह रहे हैं तो एक ही पता लिख देना काफी होगा। इसके बाद में इसे खत्म करते हुए हम डैश डैश करके इसको अनावेदक बता देंगे बोल्ड लेटर्स में। और फिर इसके बाद में हमें इस केस की हेडिंग लिखनी है। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि भरण पोषण के संबंध में प्रावधान करती है। अब हम लिखेंगे नीचे वाली लाइन में माननीय महोदय, ये हम न्यायालय को संबोधित कर रहे हैं। और इसके बाद हम नीचे लिखेंगे आवेदिका की ओर से निम्नानुसार निवेदन है कि। अब हम पॉइंट्स वाइज इसके आवेदिका के बारे में और इसकी कहानी को लिखते जाएंगे। जैसे कि पहले पॉइंट में हम बताएंगे कि इसका विवाह कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, और इसके विवाह में यदि कोई दहेज उपहार का कोई सामान दिया गया था, कोई ज्वेलरी अगर दी गई थी, तो उनका विवरण हमें यहाँ पर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है यह कि आवेदिका का विवाह अनावेदक के साथ वर्ष 2013 में आष्टा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से हिंदू रीति रिवाज अनुसार दोनों परिवारों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। विवाह में आवेदिका के पिता द्वारा उनकी सामर्थ्य के अनुसार आवेदिका को उपहार में गृहस्थी का सारा सामान, बर्तन, डबल बेड, टीवी, कूलर इत्यादि सामान दिया था। साथ ही यहाँ पे अगर कोई ज्वेलरी, कोई सोने की चेन, कुछ कोई हार या कोई भी ज्वेलरी का कुछ भी दिया गया है तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में विवाह कार्यक्रम में कुल लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा किया गया था। जो भी खर्चा इसमें आया हो उसको हम यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि यह कि विवाह के पश्चात आवेदिका और अनावेदक के संसर्ग से जितने जो भी बालकों का, बच्चों का जन्म होता है उनका विवरण दे देते हैं। अगर कोई बच्चे नहीं जन्मे हैं तो फिर ये भी एक पॉइंट डाल देते हैं कि
वेदिका और अनावेदक के संसर्ग से कोई संतान का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, और यदि जन्म हुआ है तो फिर वो किसकी अभिरक्षा में है, इस चीज को भी लिखना होता है। जैसे कि इस केस में अनावेदक अपने साथ अपने बच्चों को भी ले गया था, तो जो इसमें लिखा है कि जो अनावेदक की अभिरक्षा में उसके साथ दिनांक 24/4/2025 को उसके साथ गए हैं, ये चले गए थे, और किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा विवरण यहाँ पर दे दिया गया है। क्योंकि ये बच्चे अपने पिता के साथ चले गए हैं, इसलिए इनके भरण पोषण के संबंध में ऊपर आवेदिका गण में इनका नाम हमने नहीं डाला है। अब यहाँ पर पेजेस का मार्जिन का ध्यान रखते हुए नीचे हम इतनी जगह छोड़ेंगे और निरंतर लिखकर अगले पृष्ठ 2 का अंकन करके फिर हम आगे के पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे किया है हमने, यह कि अनावेदक द्वारा शादी के 1 माह तक आवेदिका को अच्छे से रखा, परंतु उसके पश्चात अनावेदक आवेदिका के साथ आए दिन बिना किसी उचित कारण के गाली गलौज एवं लात घूंसों, बेल्ट, डंडे इत्यादि से मारपीट करने लगा था, जिससे आवेदिका शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होती थी। तो इसमें हमने उसका स्वभाव बताया है कि वो किस तरीके का व्यवहार आवेदिका के साथ करता था, और इसके बाद इसके स्वभाव को और डिटेल में बताते हुए लिखा है चौथे पॉइंट में, यह कि अनावेदक दारू पीकर आवेदिका से कहता है कि तू मेरे पैरों की जूती बनकर रहे, मैं तुझे अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ, मैं तेरा खर्चा नहीं उठाऊंगा। ये उसकी रियल लाइफ में उसके साथ जो घटित हुआ है, ये वो उसके शब्द हैं, इसलिए इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बोल्ड करके लिखा गया है। फिर लिखा है, जिसके बाद आवेदिका एवं उसके मायके वालों द्वारा अनावेदक को कई बार समझाने का प्रयास भी किया था, किंतु अनावेदक उसकी हठ धर्मिता के चलते आवेदिका के साथ आए दिन गंदी गंदी गाली गलौज और मारपीट करता है। तो जैसा कि उसके द्वारा अनावेदक के द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया, तो उसके परिणाम स्वरूप आवेदिका और उसके मायके वालों ने उसे समझाइश दी, और जनरली यही होता है, मायके वाले आकर अपने दामाद को समझाते ही हैं कि अच्छे से रहे, लेकिन इस केस में इतनी समझाइश देने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ था। तो जब असर नहीं हुआ तो अगले पॉइंट में हमने बताया यह कि आवेदिका द्वारा कई बार पुलिस थाने में जाकर शिकायत की थी, किंतु पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनरली पुलिस द्वारा पति पत्नी के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और सीधा न्यायालय जाने के लिए कह दिया जाता है कि आप दोनों अपना मामला न्यायालय में जाके सुलझा लें। तो इस केस में भी यही हुआ और एनसीआर काट के मात्र छोड़ दिया गया था। फिर अगले पॉइंट में हमने बताया है यह कि अनावेदक द्वारा जानबूझकर आवेदिका के भरण पोषण, वस्त्र, दवाइयों इत्यादि खर्चों हेतु कोई राशि आवेदिका को नहीं दी जाती है, जिसके कारण आवेदिका को अपने मायके वालों से मदद मांगने को मजबूर होना पड़ता है। जैसा कि वो पहले ही कह चुका है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। तो इसीलिए हम ये केस भी लगा रहे हैं भरण पोषण के लिए, क्योंकि वो खर्चा इसका नहीं उठाता है। तो 7वें पॉइंट में हमने लिखा यह कि अनावेदक द्वारा उसकी माँ एवं रिश्तेदारों के भड़कावे में आकर आवेदिका से तलाक लेने के लिए तरह तरह से उस पर दबाव बनाया जा रहा है। आवेदिका द्वारा अनावेदक को तलाक देने से मना करने पर अनावेदक आवेदिका के साथ रोज रोज मारपीट कर रहा था, जिसकी शिकायत आवेदिका द्वारा पुलिस थाना में दिनांक इतने इतने को लेखबद्ध करवाई। क्योंकि ये इनकी रियल स्टोरी है, तो इन्होंने जैसे जैसे आगे चरण बढ़ते जाएंगे हमें थोड़ा उसका डिटेल देना पड़ेगा। फिर 8वें पॉइंट में हमने लिखा यह कि अनावेदक आवेदिका से तलाक लेने की जिद के चलते घर छोड़कर दिनांक इतनी इतनी को आवेदिका के घर से उसके कपड़े, दस्तावेज और सामान लेकर उसके पैतृक आवास में रहने जिला विदिशा, मध्य प्रदेश चला गया है एवं उसके साथ में दोनों बच्चों को भी ले गया है। अनावेदक जाते समय आवेदिका से कहकर गया है कि तुझसे जो बने सो कर ले, मैं तो तलाक लेके ही रहूंगा। फिर इसके बाद आगे 9वें पॉइंट में हमने लिखा यह कि अनावेदक आवेदिका के वास्ते भरण पोषण राशि देने में सक्षम होते हुए भी जानबूझकर आनाकानी एवं उपेक्षा करता रहा है।
अनावेदक के लड़ाई झगड़ों से दुखी होकर भी आवेदिका अपना ग्रह से जीवन बचाने का हर संभव प्रयास करती रही है। आवेदिका एक पतिव्रता महिला है एवं अपने पति और बच्चों से बहुत स्नेह करती है। आवेदिका अपने पति के साथ अपने रिश्ते एवं बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर अनावेदक द्वारा किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार, मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकियों को यह सोचकर सहन करती रहती है कि कभी न कभी तो अनावेदक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जिससे आवेदिका अपने जीवन में बहुत ही दुखी होकर शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो चुकी है। यह कि आवेदिका अनावेदक के साथ रहते हुए सदैव अपने दाम्पत्य संबंधों का पालन करती रही है, किंतु अनावेदक ने हठधर्मिता व जिद के चलते आवेदिका को अकारण ही जानबूझकर उपेक्षित एवं प्रताड़ित रखा हुआ है। अब इसके बाद में हम आगे बताएंगे कि अनावेदक की सैलरी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो 11वें पॉइंट में हमने बताया कि यह कि अनावेदक द्वारा आवेदिका को किसी प्रकार की कोई भरण पोषण राशि नहीं दी जा रही है। अनावेदक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जिससे वह लगभग 30,000 रुपए से अधिक प्रतिमाह आय अर्जित करता है। आवेदक के पास स्वयं का मकान एवं पैतृक कृषि भूमि में हिस्सा और एक मारुति कार भी है। अनावेदक को पैतृक कृषि भूमि से कृषि कार्य से भी उसके हिस्से की आय लगभग 2 लाख से अधिक प्रतिवर्ष होती है, जिससे उसे कुल वार्षिक आय लगभग 6 लाख रुपए से अधिक की होती है। इसके बाद हमने बताया 12वें पॉइंट में कि आवेदिका को कितने रुपयों की आवश्यकता है। तो इसमें हमने लिखा यह कि आवेदिका अस्वस्थ, असहाय एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिला है और उसके पास स्वयं की आय का कोई साधन नहीं है, जिससे कि वह स्वयं का पालन पोषण कर सके। आवेदिका को अपने भरण पोषण, वस्त्र, कमरे का किराया व दवाई वास्ते प्रतिमाह 15,000 रुपए की आवश्यकता है। 13वां पॉइंट यह कि अनावेदक को प्रतिमाह 30,000 रुपए से अधिक की आमदनी विभिन्न आय के स्रोतों से होती है। अनावेदक हष्ट-पुष्ट होकर आवेदिका का भरण पोषण करने के लिए सक्षम है। फिर 14वें पॉइंट में हमने बताया कि यह कि आवेदिका को अनावेदक से प्रतिमाह भरण पोषण वास्ते 15,000 रुपए एवं भरण पोषण राशि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिलाए जावे, जिससे आवेदिका अपना जीवन यापन कर सके। यह कि आवेदिका माननीय न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में निवास करती है। यहाँ पे हम चाहें तो क्षेत्राधिकार में उसका पूरा पता, एड्रेस लिख सकते हैं कि वो कहाँ, किस मकान नंबर में, किस तहसील में रहती है। और इसके बाद हमने ये जो विधिक चरण आते हैं, 16वां चरण, जैसे कि यह कि आवेदिका व अनावेदक के मध्य कोई दुर्विसंधि नहीं है। 7वां पॉइंट यह कि आवेदन पत्र के साथ न्याय शुल्क एवं शपथ पत्र संलग्न है। और ये लिखने के बाद हमने इसमें प्रार्थना चरण लिख दिया कि अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदिका को अनावेदक से 15,000 रुपए प्रतिमाह नगद भरण पोषण राशि सहित प्रकरण हेतु खर्चा और उक्त भरण पोषण राशि के भुगतान में व्यतिक्रम करने पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिलवाए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें, जो न्यायोचित होगा। और इसके बाद दिनांक और स्थान इस तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ आवेदिका और नीचे द्वारा अधिवक्ता। इसके बाद हमें इसमें सत्यापन करना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसका सत्यापन करेंगे कि मैं श्रीमती, जो भी इसका नाम है, फिर पत्नी, जो भी उसके पति का नाम है, उसकी एज, फिर उसका निवासी, उसका पता लिखते हुए लिखेंगे कि होकर यह सत्यापित करती हूँ कि उक्त आवेदन पत्र की कंडिका, जितनी भी कंडिकाएं आपके आवेदन पत्र में आती हैं, उन कंडिकाओं को 1 से 17 तक में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है, जिसे मैंने पढ़ व सुनकर समझ लिया है। इस पर मेरे द्वारा आज दिनांक इतना इतने को स्थान यहाँ में अपने हस्ताक्षर करके सत्यापित करती हूँ। और फिर से यहाँ पे दिनांक, स्थान और सत्यापन कर्ता लिख देंगे यहाँ पर। तो ये सत्यापन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है इस प्रकार के आवेदनों में। और इसके बाद में हम इसमें इसके समर्थन में एक शपथ पत्र लगा देंगे।